आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। भारत भूषण हत्या मामले ने पकड़ा तूल, मानवाधिकार आयोग ने उठाए सवाल। आपातकाल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी भाजपा। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला किया। चोरी की जांच करने आए पुलिस को तेज प्रताप ने दिखाया कमरा। और सुधाकर सिंह का आरोप, ऋषिश्री के जरिए सरकारी विभागों में ठेकों के आवंटन और अधिकारियों के तबादले में कथित रूप से हस्तक्षेप। मामला देख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है। लीजिए, भरोसा कीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। बिहार इस समय एक ऐसे पुलिस एनकाउंटर की आग में झुलस रहा है जिसने कानून व्यवस्था और पुलिसिया कार्रवाई पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला भोजपुर जिले के सापुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव का है, जहां 17 जून को 28 साल के युवक भरत भूषण तिवारी की पुलिस और एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मौत हो जाती है। पुलिस का दावा है कि भरत तिवारी एक अपराधी की तरह खुलेआम हथियार लहरा रहा था और फायरिंग कर रहा था, जिसके जवाब में पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ भरत तिवारी के परिवार और स्थानीय लोगों का कहना है कि भरत कोई अपराधी नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता था जो बाढ़ पीड़ितों और गरीबों की आवाज उठाता था। आखिर इस एनकाउंटर पर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हुआ? इसकी वजह है घटना से ठीक पहले एक कथित फेसबुक लाइव वीडियो। मामला देख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है। लीजिए, इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भरत तिवारी एक खुले खेत में खड़ा है और कैमरे के सामने अपनी बात रख रहा है। वीडियो के मुताबिक उसने पुलिस के सामने अपना पिस्तौल दूर फेंक दिया था और सरेंडर करने की बात कर रहा था। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर आरोपी ने अपने पिस्तौल फेंक दी थी और निहत्था हो चुका था, तो फिर पुलिस को उस पर सीधे गोली चलाने की नौबत क्यों आई? इस घटना से महज एक दिन पहले भोजपुर पुलिस ने खुद एक बयान जारी कर भरत तिवारी को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया था और कहा था कि उसे इलाज के लिए भेजा जाएगा। तो फिर अगले ही दिन उसे इलाज के बजाय मौत की नींद क्यों सुला दिया गया? इसी सवाल ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। इस एनकाउंटर के बाद बिहार की सियासत चरम पर है। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बिलौटी गांव का दौरा किया और इसे सीधे तौर पर फेक एनकाउंटर करार दिया है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने विरोध स्वरूप अपनी सुरक्षा तक वापस कर दी है। मामला इतना बढ़ गया है कि सत्ताधारी दल बीजेपी के अपने ही कई मंत्रियों और विधायकों ने इस कार्रवाई पर दुख जताया और कहा कि रक्षक को भक्षक नहीं बनना चाहिए। चौतरफा दबाव को देखते हुए बिहार सरकार ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री के आदेश पर हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जुडिशियल इंक्वायरी बैठा दी गई है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में स्थानीय थाना प्रभारी एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रभाव में सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी ओर यह मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, जहां याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है। भरत तिवारी ने मरने से पहले अपने एक वीडियो में कहा था कि उसकी मौत के बाद उसके मोबाइल की जांच की जाए क्योंकि उसमें कई अहम राज छिपे हैं। क्या भरत को अपनी मौत का अंदेशा पहले से था? क्या यह सच में आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई थी या फिर सत्ता और सिस्टम के रसूखदारों के इशारों पर किया गया कोई सोची समझी साजिश? इन तमाम सवालों के जवाब अब न्यायिक जांच के बाद ही सामने आएगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ आके न्यूज़ 24 पर। नजर हर खबर पर। कांग्रेस द्वारा साल 1975 में लगाए गए आपातकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार एक बहुत बड़ा देशव्यापी और प्रदेशव्यापी अभियान चलाने जा रही है।
आगामी 25 जून को बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की तैयारी में है। इसे लेकर आज बीजेपी नेताओं हरिभूषण ठाकुर भचौल और पवन जायसवाल ने एक प्रेस वार्ता कर पार्टी की भावी रणनीति साझा की है। इस महाअभियान के तहत पटना के ज्ञान भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा खुद शिरकत करेंगे। इस दौरान आपातकाल का दंश झेलने वाले जेपी सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि राज्य के सभी प्रमंडलों में 5 अलग अलग जगहों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर जेपी सेनानियों का सम्मान होगा और आपातकाल की बर्बरता को दिखाती संविधान हत्या प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। पार्टी ने इस अभियान को बूथ स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। हर बूथ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्यों और उनके योगदान पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके अलावा राज्य भर के चौक चौराहों का नामकरण भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया जाएगा। इस पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी जिला कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन करेगी, जिसमें बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होंगे। युवाओं, छात्रों और पार्टी से जुड़े मेयर, उप मेयर को भी अपने अपने स्तर पर इस अभियान को धार देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आइए आपको सीधे सुनाते हैं कि प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर भचौल और पवन जायसवाल ने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर और क्या कुछ कहा। 23 जून मतलब आज और 28 जून और 6 जुलाई इस 3 दिन में राज्य के सभी 90,000 समथिंग जो बूथ हैं उन सभी बूथों पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर माल्यार्पण करने का और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के किए हुए बेहतर जो काम है उस पर चर्चा करने का निर्णय हुआ और सभी बूथों पर आज से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। दूसरा, 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक राज्य के सभी जिलों में भाजपा के हिसाब से 52 संगठित जिला है, सभी जिलों में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिला मुख्यालय में, और वहाँ प्रत्येक जिले में प्रदेश से एक हमारे माननीय मंत्री, कोई बड़ी नेता उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन से लेके उनके मंत्री काल में और उनके द्वारा किए हुए जो काम है उस पर चर्चा किया जाएगा। इसी क्रम में युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में राज्य के 5 प्रमंडलों में छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पटना प्रमंडल में संस्कार सेवा सदन राजगीर में 30 तारीख को किया जा रहा है, मगध में श्याम होटल शेर घाटी में 30 तारीख को किया जा रहा है, शाहबाद में डीपीएस विक्रमगंज में 28 तारीख को किया जा रहा है, हरिहरनाथ सारण में हरिहरनाथ मंदिर सभागार के पास 30 तारीख को 30 जून को किया जा रहा है, और सहरसा में बीएनएमयू मधेपुरा में 30 तारीख को किया जा रहा है। साथ ही तिरहुत का महिला कॉलेज मोतिहारी में 6 जुलाई को किया जा रहा है। ये बड़े कार्यक्रम छात्र सम्मेलन होंगे, जिसमें छात्र छात्राओं को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के किए हुए काम से अवगत कराया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। इसी क्रम में पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर हैं, जहां भी मेयर हैं, हमारे डिप्टी मेयर हैं, उनके सहयोग से प्रत्येक शहरी क्षेत्रों में जहां हमारे मेयर हैं, प्रस्ताव पारित करके अपने क्षेत्र में चौक चौराहा का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर करने के लिए, किसी रोड का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर करने का, या कोई चौक चौराहा पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का स्मारक लगाने का निर्णय करेंगे और उस दिशा में वो अपना प्रयास शुरू करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के लिए जिला स्तर पर 4 टोली का निर्माण किया गया और प्रत्येक मंडलों में 3-3 टोली का निर्माण किया गया। इसी प्रकार 25 तारीख को संविधान हत्या दिवस है, कांग्रेस के कुकृत्य का एक स्पष्ट प्रमाण है। 25 जून को उस दिन राज्य के 5 प्रमंडलों में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका नाम दिया गया है संविधान हत्या दिवस का सम्मान समारोह। पटना प्रमंडल का ज्ञान भवन में गांधी मैदान पटना में किया जा रहा है, जिसमें 25 तारीख को 11 बजे से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी का आगमन हो रहा है ज्ञान भवन में, जहां पटना प्रमंडल के 450 जो जेपी सेनानी हैं, उनको जनसंघ काल के जो पुराने सहयोगी हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने सहयोगी रहे हैं, उनका सम्मान कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम ज्ञान भवन पटना में 25 जून को 11 बजे से आयोजित है। इसी प्रकार दरभंगा में 25 तारीख को ही
दरभंगा प्रमंडल का आयोजन हो रहा है, भागलपुर में होटल विद्या में हो रहा है, पूर्णिया में नगर भवन में हो रहा है और मुजफ्फरपुर में RDS कॉलेज सभागार में हो रहा है। ये बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे यहाँ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, दरभंगा में वर्तमान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी जा रहे हैं, भागलपुर में पूर्णिया में सतीश चंद्र दुबे जी जा रहे हैं और मुजफ्फरपुर में डॉक्टर संजय जायसवाल जी जा रहे हैं। सभी पांचों कार्यक्रम के लिए बिहार के जो हमारे बड़े नेता हैं उनका कार्यक्रम तय किया गया और छात्र छात्राओं का ये कार्यक्रम होगा। नहीं, ये जो कार्यक्रम है 25 तारीख का, ये जेपी सेनानियों का है और सभी प्रमंडलों में जो भी जेपी सेनानी है एक एक लोगों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संपर्क करके उनको व्यक्तिगत आमंत्रित कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में उनका सम्मान किया जाएगा। आज 25 जून को सभी 52 सांगठनिक जिलों में और सभी मंडलों में 1420 मंडलों में काला दिवस मनाने का कार्यक्रम है। 25 तारीख को संविधान हत्या दिवस के अवसर पर सभी जिला और मंडल में काला दिवस मनाया जाएगा। सभी सांसद विधायक जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। संविधान हत्या दिवस से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाया जा रहा है। लोग इस चीज को देखें और इससे जागरूक हों। अगर आपके राज्य में आपके गरीब बेटे बेटियां, पुरुष, महिला अगर सुरक्षित नहीं है तो आप नौटंकीबाज हो। आज प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हो? आपकी चुप्पी आपराधिक है। हम सब बिसरा गए नीट वाली उस बच्ची के साथ क्या हुआ, क्या फैसला हुआ, क्या नतीजा हुआ। अगर 24 घंटा सातों दिन गाली गलौज करके फुर्सत हो जाए थोड़ा बिहार संभाल लो, और अगर नहीं संभाल रहा तो माफी मांग लो बिहार से। बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर पूरी तरह गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता मनोज झा ने सूबे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। मनोज झा ने बेगूसराय में अति पिछड़े वर्ग की महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म, चंपारण और समस्तीपुर की हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि सम्राट राज्य में महिलाएं, बेटियां और बच्चे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि जो सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती है उसे सत्ते में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और यह सरकार सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रही है। मनोज झा ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने याद दिलाया कि जब भाजपा विपक्ष में थी तब प्रधानमंत्री से लेकर उनके तमाम नेता कानून व्यवस्था पर चीख चीख कर सवाल उठाते थे, लेकिन आज इन गंभीर घटनाओं पर उनकी रहस्यमयी चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, राजद सांसद ने बिहार में हो रहे हालिया पुलिस एनकाउंटर्स पर भी बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों के बजाय सच का एनकाउंटर किया जा रहा है। आरजेडी ने मांग की है कि राज्य में होने वाले हर एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही महिलाओं से किए गए चुनावी वादे और आर्थिक सहायता के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए मनोज झा ने ऐलान किया है कि भले ही विधानसभा में राजद की संख्या कम हो, लेकिन सरकार की लड़ाई में जनता उनके साथ है और पार्टी इन मुद्दों को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करने जा रही है। आइए आपको सीधे सुनाते हैं कि सरकार की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने और क्या कुछ कहा। आप सब में से अखबार अगर कागजी अखबार ना पढ़ा हो तो आपके व्हाट्सएप पे खबरें आती हैं, खास करके मीडिया बंधुओं। जिला बेगूसराय, एक अति पिछड़ा वर्ग की महिला के साथ शोषण, बलात्कार, उसके गुप्तांग में कारतूस डालना, एक अन्य व्यक्ति की उसी जिले में उसके परिजन कह रहे हैं हत्या। चलिए चंपारण चलते हैं। एक बच्ची की आंखें नोच ली गई, चेहरा झुलसा दिया गया, चेहरा नोच लिया गया, आंखें निकाल ली गई। आइए चलिए चंपारण से समस्तीपुर चलते हैं। एक गिट्टी व्यवसायी की हत्या। ये मैंने आज के अखबार के 4 अंश लिए हैं, सिर्फ 4। अखबार भरा पड़ा है। कौन है सरकार में?
अमेरिकन प्रेसिडेंट? तुमसे जाके सवाल पूछूं कि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अगर आपके राज्य में आपके गरीब बेटे बेटियां, पुरुष, महिला अगर सुरक्षित नहीं है तो आप नौटंकी बाज हो। नौटंकी के सिवा आपको कुछ नहीं आता। आप सिर्फ सुरक्षा आवास के रेटरिक पे खेल सकते हो। अरे हमें कोई ऐतराज नहीं, कहा ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जाके देखो लोग वहां सुरक्षा दे रहे हैं। यहां तो आपने 100-150 सुरक्षा वैसे लोगों को दी है जिन तक मच्छर भी नहीं भिनभिनाता है, मक्खियां नहीं पटकती है, यानी कि मच्छर मक्खी से भी खतरा नहीं। और उस घर में 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री, भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष पहले और आज भी। मैं आपके समक्ष एक बात कहूं कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, मुझे दुख इस बात का है कि इसको बिहार में प्रधानमंत्री जी जब आते थे इतना बावेला मचाते थे, अनकही आधारहीन बातों पे, कोई आंकड़ा नहीं, लेकिन बरबोलापन उनके स्वभाव में है। वही स्वभाव वहां से इधर भी थोड़ा आ गया है। आज प्रधानमंत्री जी चुप क्यों है? आपकी चुप्पी आपराधिक है। अगर बिहार की बच्चियों, बिहार के व्यवसायियों, बिहार के आम आवाम, बिहार के अत्यंत पिछड़ा, बिहार के दलितों के साथ ये हो रहा है, तो आपकी चुप्पी ये बताती है कि आपने एक आपराधिक आर्किटेक्चर दिया है बिहार को। पूरी संरचना सरकार की आपराधिक है और नतीजे में भुगत कौन रहा है? हम तो सरकार की लेजिटिमेसी पे आज सवाल नहीं करना चाहते। हमें पता है ये सरकार तंत्र मंत्र षड्यंत्र से चुनी, लेकिन अब चलिए, और नीतीश जी इस तंत्र षड्यंत्र के बावजूद मैंडेटेड चीफ मिनिस्टर, यानी कि उनके पीछे मैंडेट था। क्या सम्राट जी का नाम लेके चुनाव में गए थे कि मुख्यमंत्री होंगे? वो अनमैंडेटेड है, और अनमैंडेटेड होने में वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जिसको हमारे यहाँ हर भाषा में एक कहावत है, जो नया नया कन्वर्ट होता है उसके अंदर इस तरह की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। चलिए मान लिया, लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम ये नहीं है कि भाषण करना, आपका काम है लोगों को भरोसा देना। आज बिहार में कोई बच्ची जिसके माता पिता पढ़ाना चाहते हैं, रोंगटे उनके खड़े हो जाते हैं। हम सब बिसरा गए नीट वाली उस बच्ची के साथ क्या हुआ, क्या फैसला हुआ, क्या नतीजा हुआ। ये एक पहलू है जिस पर आप लोगों से भी आग्रह करूंगा। आप लोग कवर करते हैं सीएम को, बाकी मिनिस्टर्स को, आप हमसे सवाल कीजिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में भी हम आपके सारे सवाल लेंगे, लेकिन आप उनसे भी सवाल कीजिए आपको चुना किस लिए गया है। आप लालू जी, तेजस्वी जी, राबड़ी जी को अगर 24 घंटा 7 दिन गाली गलौज करके फुर्सत हो जाए, थोड़ा बिहार संभाल लो भाई। और अगर नहीं संभाल रहा है तो माफी मांग लो बिहार से कि मैं इस लायक नहीं था, इस काबिल नहीं था। आइए दूसरा पहलू, अब सब जानते हैं कि 10,000 रुपए यहां ट्रांसफर किए गए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ, जाने दीजिए। अब किससे शिकायत करें? चुनाव आयोग उनकी ऊपर वाली पॉकेट में है, ईडी, आईटी, सीबीआई नीचे वाले 2 पॉकेट में है, और पीछे में बाकी सारा तंत्र है पीछे वाले पॉकेट में। लेकिन तब ये कहा गया था कि ये 2 लाख रुपए की पहली किस्त है, 10,000। मेरे तमाम साथी जिन्होंने चुनाव लड़ा है सबने देखा है 1,90,000 कहां गया बिहार की महिलाओं का। उनके साथ ये बेईमानी क्यों? आप अपने आलीशान बंगले की मरम्मती में कोई कोताही नहीं कर रहे हैं। आपका काफिला चलता है तो लगता है राजा महाराजा का काफिला चल रहा है। लेकिन
बिहार की महिलाओं के हक और उनके हिस्से की 1,90,000 और इसके लिए आवश्यक हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर और इस कमिटमेंट को पूरा करवाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल लोगों के बीच जाएगा, आंदोलन की शक्ल देगा। क्योंकि विपक्ष का भी एक मैंडेट होता है। आप तो बिना मैंडेट के सीएम है, विपक्ष का एक मैंडेट है कि हम लोगों के सुख दुख में खड़े होंगे और हर उस सवाल को उठाएंगे जो सवाल आपको परेशान करते हैं। सदन में संख्या कम हो, सड़क की संख्या में आप मुकाबला नहीं कर पाए। और हमारे अध्यक्ष जी, इन लोगों ने जिस राजनीतिक विरासत को, लालू जी, अध्यक्ष जी, कर्पूरी ठाकुर जी, वो विरासत सदन से ज्यादा सड़क पे भरोसा करती, उसको रोशन करने में लगी होती। तो इस चीज के लिए आप लोग दूसरा सवाल, खजाने की अद्यतन स्थिति। 4 दिन पहले एक झूठ बोला गया कि पैसों की कोई कमी नहीं है। पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, मेरे पिता पेंशनर हैं, 3 महीने से पेंशन नहीं आया। भागलपुर में विश्वविद्यालय में कर्मचारियों शिक्षकों को 4 महीने से नहीं आया। फिर ये पैसे कौन ले जा रहा, अगर आप कह रहे हैं रिलीज हो गया? ये महत्वपूर्ण सवाल है जो आपको मुख्यमंत्री के समक्ष, उनके मंत्रिमंडल के समक्ष रखना होगा। और एक आखिरी टिप्पणी करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा और अपने साथी आलोक जी से आग्रह करूंगा। एक आखिरी टिप्पणी मेरी है, हर एनकाउंटर सच का एनकाउंटर होता है। कोई अपराधी भी हो तो आपको उसके अपराध तंत्र को पकड़ना है, उसके सिंडिकेट को पकड़ना है, उसकी फंडिंग को पकड़ना है, ताकि अपराध का अन्वेषण समग्रता में हो। ये यूपी से सीख करके कोशिश कर रहे हैं आप, इसको बिहार में, बिहार की मिट्टी अद्भुत है। हम भले वोट करते वक्त थोड़ा अलग दिखें, जब बिहार की अस्मिता, पहचान और बिहार की राजनीतिक विरासत पे चोट होगी तो एनकाउंटर ए का हो या बी का हो या सी का हो या डी का हो, आप राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को खड़े हो पाएंगे। नतीजतन आज क्या हो रहा है? अभी कह रहे थे वो कि यूपी में फलाना बाबू हैं, बंगाल में चिलाना बाबू है। मतलब इतनी तो स्मृति रखिए। आप ही के पार्टी के आर्काइव में नीचे जाइए, ट्विटर पे शुभेंदु दा का लाखों लेते हुए वीडियो आज भी है, लाखों लेते हुए। आप ही की पार्टी ने डाला था। सम्राट जी, आपकी नई वाली पार्टी, आपकी पार्टियां तो कई रही हैं, मुझे भी कई दफा मुश्किल हो जाती है। शायद वामपंथी पार्टी को छोड़ के तो सब पार्टी में रहे, बस वही घर छूटा हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बिहार रिएक्ट करेगा। बिहार कभी भी अपराधी को पसंद नहीं करेगा, लेकिन उसके नाम पर इस रवैये के पक्ष में भी नहीं रहेगा कि आप, और जो बात हमारी पार्टी ने हमेशा कहा है, एनकाउंटर का सच ये होता है कि मूलतः ये सच का एनकाउंटर होता है। हमेशा अपने बयानों और अंदाज के लिए सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप यादव इस बार एक बेहद चौंकाने वाली वजह से चर्चा में हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के पटना स्थित सरकारी आवास पर एक बहुत बड़ी चोरी की वारदात हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि चोरी का आरोप किसी बाहरी शख्स पर नहीं, बल्कि उनके सबसे भरोसेमंद और साय की तरह साथ रहने वाले निजी सहायक यानी पीए मोतीलाल राय पर लगा है।
तेज प्रताप यादव ने पटना के सचिवालय थाने में खुद पहुंचकर इस मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। अब आपको बताते हैं कि तेज प्रताप यादव के 42 होर्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास से आखिर क्या क्या साफ कर लिया गया है। दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक अलमारी में रखे पार्टी फंड के करीब 20 लाख रुपए नकद गायब हैं। सिर्फ कैश ही नहीं बल्कि करीब 2 तोले की सोने की चेन, सोने की एक अंगूठी और आसमान में उड़ने वाले हाईटेक ड्रोन भी चोरी कर लिए गए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चोर ने तेज प्रताप यादव के डिजिटल डेटा और गैजेट पर भी हाथ साफ किया है। चोरी किए गए सामानों की लिस्ट में 4 अदद ब्रांड न्यू आईफोन 16 प्रो मैक्स फोन, एक आईपैड, 2 कीमती हार्ड डिस्क और एक iMac यानी मैकबुक लैपटॉप भी शामिल है। तेज प्रताप का आरोप है कि घटना की रात करीब 11:30 बजे उन्होंने और उनके स्टाफ ने पीएम मोतीलाल को एक बड़ा सा बैग लेकर उनके सरकारी आवास की बाउंड्री वॉल यानी दीवार फांदकर भागते हुए साफ देखा था। आरोपी मोतीलाल वैशाली जिले का रहने वाला बताया जा रहा है, जो लंबे समय से तेज प्रताप यादव के साथ काम कर रहा था। इस हाई प्रोफाइल मामले की सूचना मिलते ही सचिवालय थाने की पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस की एक स्पेशल टीम ने तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंचकर पूरे क्राइम सीन का मुआयना किया। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों और चश्मदीद ड्राइवरों से लंबी पूछताछ की। हालांकि आरोपी मोतीलाल अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वैसे आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव के घर इस तरह की चोरी की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी साल 2022 में उनके एक केयर टेकर पर घर से कीमती सामान साफ करने का आरोप लगा था, लेकिन इस बार मामला 20 लाख कैश और वीआईपी गैजेट्स का है। क्या यह सिर्फ एक आम चोरी है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक और व्यक्तिगत साजिश छिपी होने की आशंका है? पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इस रात से पर्दा जरूर उठेगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ आके न्यूज़ 24 पर। नजर हर खबर पर। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था और नौकरशाही में फैले कथित भ्रष्टाचार को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। ईडी की जांच का हवाला देते हुए राजद सांसद ने सीधा आरोप लगाया है कि ऋषुश्री नाम के शख्स के जरिए बिहार के सरकारी विभागों में ठेकों के आवंटन से लेकर बड़े अधिकारियों के तबादलों तक का खेल खेला जा रहा था। सुधाकर सिंह ने कहा कि अब तक जिन 2 आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है वो तो सिर्फ छोटी मछलियां हैं, जबकि बिहार के 9 बड़े आईएएस अफसर इस महाघोटाले में शामिल हैं। सुधाकर सिंह ने डिजिटल सबूतों को मिटाने और दबाने की कोशिशों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अफसरों और ऋषुश्री के बीच की डिजिटल चैट को अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया है कि आईएएस संजीव हंस की गिरफ्तारी के बाद ईडी को जो कड़ियां मिली हैं उससे साफ है कि सबसे बड़ी लूट नगर विकास विभाग में नमामि गंगे परियोजना के पैसों में हुई है। यही नहीं, उन्होंने इस कथित घोटाले का कनेक्शन सीधे गुजरात की कंपनियों से जोड़ते हुए कहा कि शीर्ष स्तर पर इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। भ्रष्टाचार के अलावा राजद सांसद ने भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सीधे एसटीएफ के एडीजी कृंदन कृष्णन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पटना से एसटीएफ टीम भोजपुर भेजने की पूरी जिम्मेदारी एडीजी की थी और उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। सुधाकर सिंह ने खुद को लेकर भी एक सनसनीखेज खुलासा किया है कि जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी तब एडीजी कुंदन कृष्णन ने उन्हें भी धमकी दी थी। आइए आपको सीधे सुनाते हैं कि आईएएस अफसरों के सिंडिकेट, करोड़ों के घोटाले और एनकाउंटर के मुद्दे पर राजद सांसद सुधाकर सिंह ने और क्या कुछ आरोप लगाए हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि पुराने केस में अभी तक किन किन अधिकारियों के नाम आने के बाद कार्रवाई नहीं किए गए और किन किन राजनेताओं ने इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। आप देख रहे थे कि अचानक 1-1.5 महीना पहले उस पुराने मामले में एक छोटी सी कार्रवाई की गई। योगेंद्र सागर एक आईएएस अधिकारी और अभिलाषा शर्मा
2 लोगों को निलंबित किया गया, योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा को। ये बहुत पूरे मामले में छोटी मछली है। तालाब की बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों का इस्तेमाल करने का काम किया गया। यह घटना शुरू होता है 2024 में, जब संजीव हंस की गिरफ्तारी होती है। 2024 से 26 2 साल हो गया। संजीव हंस के गिरफ्तारी के मामले में जब जांच की कार्रवाई जब आगे बढ़ रही थी, तो भारत सरकार की जांच एजेंसी ने उसमें हस्तक्षेप करने का काम किया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने। और ईडी ने जो जांच रिपोर्ट में कुछ ऐसे सत्यापित साक्ष्य पाए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मौखिक केवल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, व्हाट्सएप चैट, कि कौन अधिकारी रिशुश्री और अन्य अपराधियों से बकायदा पैसा ले रहे थे, सुविधाएं हासिल कर रहे थे। जब योगेश निलंबित किया गया, जो अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो उसी मामले में जो करोड़ों लोग आईएएस अधिकारियों ने पैसे लिए थे, सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष कुमार मल, आनंद किशोर, धर्मेंद्र कुमार, अमरेंद्र कुमार सिंह, इसके बाद सुनील, एक है सुनील कुमार यादव, ये 9 आईएएस अधिकारी, 9 आईएएस अधिकारियों ने जब पैसा लिया या उसके साक्ष्य हैं, तो केवल 2 जूनियर अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई हुई, बाकी लोग पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई। एक ऐसा ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो हिडन डॉक्यूमेंट नहीं है। जब ऋषुश्री का जब नाम आया इस मामले में, तो ऋषुश्री पटना हाई कोर्ट में, माननीय पटना हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल जाने गए। बाकायदा बिहार सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने ऋषुश्री को बाकायदा बचाने के लिए 2 साल तक अथक प्रयास किया गया, और न्यायपालिका उनको छूट दिया गया कि वह जाके न्यायपालिका से राहत पा सके। जब ये हाई कोर्ट में जब गए, रीट दाखिल किया ऋषुश्री ने, तो ये ईडी ने एफिडेविट दाखिल किया, काउंटर एफिडेविट 278 पेज का, जिसमें बाकायदा सबूत सहित उसने बताया कि इनके नेटवर्क के जरिए कितने रुपए का गबन हुआ है, किन किन विभागों में गबन हुआ है, जिसका मैं डिटेल बताऊंगा, और कितना रुपए का गबन हुआ और किन अधिकारियों पटना के पीएमसीएच अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आज स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार खुद मैदान में उतरे। मंत्री जी ने आज पीएमसीएच का औचक निरीक्षण किया और साफ तौर पर चेतावनी दी है कि मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई। हद तो तब हो गई जब अस्पताल के प्रिंसिपल ही ड्यूटी से गायब मिले। स्वास्थ्य मंत्री ने जब उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया और ना ही किसी को अपना चार्ज सौंप कर गए थे। इस घोर लापरवाही पर स्वास्थ्य मंत्री ने प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यही नहीं, निरीक्षण के दौरान कई मरीजों और उनके परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत की है कि यहां इलाज और सुविधाएं के नाम पे पैसे मांगे जाते हैं। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आइए आपको सुनाते हैं कि पीएमसीएच में मचे इस हड़कंप और अपनी कार्रवाई पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने और क्या कुछ कहा। हेड कहाँ है? हेड को बुलाओ। हेड है, ए सिस्टर इधर बुलाइए इंचार्ज। हम लोग बाहर ही आ जाइए, अंदर जाइए। यहाँ तक रहा बाहर चलिए। दवा है, अच्छा नहीं है, ये लोग बाहर
दवा नहीं पाँच से चार तरह की दवा 350 दे रहे, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये दवा 60 है कि नहीं है, इसको पता करें। इसको हम जरा कार्रवाई करें, ये आपके पीडीएफ में शामिल है कि नहीं, या फिर यहाँ उपलब्ध है या फिर तब भी उसको भेज दिया जा रहा है। नहीं अभी अस्पताल नहीं ये केवल जो सरकारी दवा जो वो बीएमएसएसएल के थ्रू वो नहीं, अभी स्टोर होगा ना यहाँ पे। जी हाँ, मैंने देखा काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, बेहतर हैं और बेहतर होंगी चरणबद्ध तरीके से, लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। यहाँ के प्रिंसिपल साहब गायब हैं, उनसे मैंने फ़ोन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं उठाए और वो किसी को चार्ज भी देके नहीं गए, उन पर कार्रवाई करेंगे हम सब। दवा मैं अभी दवा की दुकान ही जा रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि दवा नहीं मिल रही है, वो मैं मालूम करने जा रहा हूँ कि वो एसेंशियल ड्रग लिस्ट में है कि नहीं। जो दवा हम मुफ्त देते हैं उसमें वो दवा शामिल है, वही भी मैं देखने जा रहा हूँ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। आखिर न्यूज़ 24 पर नजर हर खबर पर।